हेलो दोस्तों, दिस इज़ राम। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राम। और पिछला टॉपिक जहां हम लोगों ने ख़त्म किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम लोग बात करेंगे टू कपल्ड ऑसिलेटर्स के बारे में। तो हमें एक ऐसे ऑसिलेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है जहाँ की दो मास हैं, दो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं और वो आपस में कपल्ड हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट। मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इसके एक साइड पर इस तरह से कुछ रिजिड है, कुछ बाउंड्री है यहाँ पर ऐसे है, और एक स्प्रिंग अटैच्ड है। एक मास यहाँ पर है, मान लें मास m है, फिर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, फिर एक और मास है, फिर एक और स्प्रिंग है और ये जुड़ा हुआ है, ये भी मास m है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट ले रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन देखने के लिए हमें सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो वही सिचुएशन है, बट अभी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ कि ये एक मीन पोजीशन है ना, ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं जस्ट टू रेफरेंस के तौर पर देने के लिए कि दिखाएंगे ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि ये तार, ये जो स्प्रिंग थी थोड़ा खिंच गई है और ये बॉब यहाँ आ गया। बॉब तो नहीं कहेंगे, मास यहाँ आ गया। ये इसकी नई पोजीशन है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, मान लें x1 डिस्टेंस है। ओके, फिर यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ पर भी कुछ खिंचाव जैसा है। बॉब अगेन द मास, यहाँ कंप्रेशन हुआ है, ये मास m है, मास पे कोई चेंज नहीं आया है। और ये जो आया है आपका चेंज, ये x2 है। अच्छा, यहाँ पर हम कई चीज़ कह सकते हैं। क्या x1 x2 बराबर होगा? मे बी हो सकता है, लेकिन एक जनरल व्यू ये है कि अगर हम इधर से अप्लाई किए हैं फोर्स, तो x1 थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा x2 में। प्रैक्टिकल कंडीशन हमारी ये रहेगी कि x1 इज़ ग्रेटर देन x2। ऐसा समझ सकते हो कि इधर से जो भी इफेक्ट आया है ऑसिलेशन करने का, उसने इस पहले मास को ज़्यादा प्रभावित किया, और फिर दूसरा मास चूँकि सीधे तौर पर उस इफेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था, तो उतनी ज़्यादा रूप से वो प्रभावी नहीं हुआ, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, और x2 जो है वो x1 से कम है ना। ये लॉजिक हम एक अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसकी लैंग्वेज के रूप में आप लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर टू मासेस m विच आर कनेक्टेड विद टू फिक्स्ड वॉल्स, connected between two fixed walls, and they are interconnected with some spring of spring constant k and k dash। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको हम क्यों k नहीं मान रहे हैं। तो जरा देखो, ये दीवार से जुड़ी हुई स्प्रिंग है, ये दीवार से जुड़ी हुई स्प्रिंग है, तो ये दोनों एक जैसी हैं, है ना। ये दोनों स्प्रिंग में एक जैसा व्यवहार है, एक तरफ दीवार से जुड़ी है, एक तरफ मास से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है बीच वाली, ये थोड़ा क्या है, ये दोनों तरफ मासेस से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के स्प्रिंग के बिहेवियर को हम इन दो बाकी की दो स्प्रिंग के बिहेवियर से थोड़ा सा अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ ये वैल्यू k डैश कर दी है। ठीक है, हो सकता है बराबर हो, तो हम जब भी ऐसा करना चाहेंगे तो हम k को k डैश के बराबर करके अपनी जो भी रिजल्टेंट इक्वेशन होगी उसको रिड्यूस कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हम सोचते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पूरे सिस्टम की। तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम की सिस्टम है। और ये वाला सिस्टम जो है वो जब हमने एक स्मॉल डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट कर दिया, स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो क्या है, तो जब ये हलचल आ गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मासेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मासेस इज T इज इक्वल टू हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर v1 v2 दो मासेस के लिए है ना, डिस्प्लेसमेंट x1 है x2 है, उस हिसाब से लिख दिया। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है, हुक्स लॉ यहाँ पर होगा। हमें मालूम है कि स्प्रिंग सिस्टम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x1 स्क्वायर इस जगह के लिए। दूसरी तरफ लोगे तो हाफ के x2 स्क्वायर इस दूसरे स्थिति को देखने के लिए। लेकिन इसके बारे में सोचो, इसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में हाफ के डैश, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि ये मास भी डिस्प्लेस हुआ है और ये मास भी डिस्प्लेस हुआ है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमने x1 माइनस x2 कर दिया और ये हो गया उसका स्क्वायर। इस चीज़ को, इस टर्म को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि तीनों स्प्रिंग के लिए लिखना है, तो तीनों स्प्रिंग के लिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। तो अब आप लिख सकते हो कि दस द लैग्रांजियन, इस पूरे सिस्टम का लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, दस द लैग्रांजियन ऑफ दिस होल सिस्टम, दिस होल सिस्टम इज, लैग्रांजियन ऑफ दिस होल सिस्टम इज क्या हो जाएगा भाई, L बराबर हाफ क्या होना है, T माइनस वी। ओके, तो लैग्रांजियन इज बेसिकली T माइनस वी, तो T कितना है, T है m1 और मैंने यहाँ m1 m2 लिख दिया है, आई थिंक हम लोग m ही मान रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा, m1 m2 इज इक्वल टू m, सॉरी फॉर दिस ओवर अजम्पशन हमने कर लिया यहाँ पर, तो m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर फर्दर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के डैश x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आई होप इसको आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि लैग्रांजियन हमने कैसे लिखा, सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए थे इससे पहले उनको जोड़ दिया आपस में। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है कि लैग्रांजियन निकाल दिया तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अब निकालना होगा, तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, लेट x1 जो पहले स्प्रिंग के लिए था, लेट x1 एंड x2 बी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि इनके ही टर्म में हम पूरे सिस्टम के डायनेमिक्स को समझा सकते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स दोनों को ही हम मान सकते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग जो लैग्रांजियन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सो कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन इक्वेशन शॉर्ट में लिख देते हैं बिकम्स, सो कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन इक्वेशन बिकम्स, देखें लैग्रांजियन इक्वेशन हो जाएगा d बाई डी टी होता है सब में, dl बाई डी, आपने क्या लिया है x1 लिया है तो x1 का डॉट माइनस dl बाई डी x1 इज 0, एक हो गया, एंड d बाई डी टी डेल एल बाई डेल x2 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल x2 0। ये दो लैग्रांजियन इक्वेशन बन गई x1 के टर्म में और x2 के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी लैग्रांजियन हमें मालूम है भाई, इससे पहले वाली इक्वेशन जो है सपोज मान लो इक्वेशन नंबर A है और ये है इक्वेशन नंबर B और ये है इक्वेशन नंबर C, जस्ट फॉर रेफरेंसिंग, क्योंकि आगे हमें इनका इस्तेमाल करना है, तो अब हम इनको यूज करना है, हमें इनको यूज करना है, इन इक्वेशंस में अपनी वैल्यूज़ रखनी है। ओके, सो अब हमें इन इक्वेशंस में अपनी वैल्यूज़ रखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन बी के बारे में कहते हैं। कंसीडर इक्वेशन बी। तो इक्वेशन नंबर बी के लिए आपको पहले निकाल लेना है डेल एल बाई डेल x1 डॉट। तो देखो यहाँ पर
क्या आएगा, सिर्फ ऐसा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँ। अब देखो डेल एल बाई x1 डॉट के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो खाली इसी टर्म का काम है, बाकी कहीं तो x1 डॉट है नहीं। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा हाफ m x1 डॉट और आगे रहेगा 2, हम यहाँ लिख देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास बचेगा m x1 डॉट। और अगर आप डेल एल बाई डेल x1 लिखना चाहोगे तो क्या होगा, तो x1 कहाँ है, x1 यहाँ पर भी है और x1 यहाँ पर भी है, तो आपके पास आएगा माइनस हाफ k 2x1, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस हाफ k डैश 2x1 माइनस x2 और फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 ये आ जाएगा। इसको अगर हम 2 को कैंसिल कर दें, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा माइनस k x1 और यहाँ से बचेगा माइनस k डैश x1 माइनस x2 और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो तो रहेगा ही हमारे पास। तो ये हो जाएगा डेल एल बाई डेल x1 की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में हम रख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं hence equation B becomes क्या हो जाएगा, d बाई डी टी और ये हो जाएगा m x1 डॉट माइनस, और ये पहले से है माइनस तो हो जाएगा प्लस k x1 प्लस k डैश x1 माइनस x2। तो अगर हम t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा m x1 का डबल डॉट प्लस k x1 प्लस k डैश x1 माइनस x2 बराबर 0। फाइनली ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी प्रकार से, इसी तरह से आपके लिए एक तरह से ये एक्सरसाइज है कि यही काम आप इक्वेशन सी के साथ करिएगा। तो इक्वेशन सी के साथ जब आप करोगे तो आपके पास डेल एल बाई डेल x2 डॉट ये कितना आ जाएगा, m x2 डॉट, थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है लेकिन आप इसको करके देख सकते हैं और करिएगा इसको। डेल एल बाई डेल x2 जो होगा वो हो जाएगा माइनस k x2, जैसे यहाँ पे था माइनस k x1, और अब की बार आपके पास एक प्लस आ जाएगा और फिर आएगा k डैश x माइनस x1 माइनस x2। ये प्लस कैसे आएगा, क्योंकि अब की बार जब x2 के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो फाइनली आपके पास ये जैसे इक्वेशन नंबर ए बी सी डी है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी mx2 डबल डॉट kx2 माइनस k डैश x1 माइनस x2 बराबर 0। क्यों, यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि इसमें प्लस था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, और जबकि यहाँ पर दोनों तरफ माइनस थे, यहाँ दोनों तरफ माइनस थे, तो यहाँ प्लस आ गया। एक बार ये सारी कैलकुलेशन आप देख के कर जरूर लीजिएगा अपने हाथ से, ताकि आपको इनके पीछे की जो बारीकी है, जो मैथमेटिकल जो क्या कह सकते हो, जो कारीगरी होती है, वो आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर लोगे। तो इक्वेशन नंबर डी है, इक्वेशन नंबर ई है। अच्छा, अब हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो कैसे सोचोगे, देखो भाई ऑसिलेट तो हो रहे हैं, अगर ऑसिलेट हो रहे हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑसिलेटरी टाइप का होगा, और ये यहाँ सजेशन भी मिल रहा है जो कि राइट साइड में 0 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी इनका सॉल्यूशन केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, उसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस ही हैं, उसमें या तो साइन होता है या कॉस होता है या एक्सपोनेंशियल के टर्म होते हैं। तो ये एक तरह से आपको सजेशन दे रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सबसे जनरलाइज फॉर्म होता है, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा, मतलब ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। तो हम पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे मान सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस दीज इक्वेशंस आर, दोनों इक्वेशंस की बात करो, सिंस दीज इक्वेशंस आर फॉर ऑसिलेटिंग
फॉर ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम ही तो थे वो. सो द जनरल फॉर्म, the general form may expressed as, the general form may expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि x1 को ले सकते हैं a1 e की पावर i ओमेगा t. i यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मान ले जो x2 है उसको मान ले a2 e की पावर i ओमेगा t. ओके, सो दिस आर इक्वेशन डी ई. इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है, हमें करना यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर डी और ई में रखनी है. बारी बारी से करते हैं. तो सबसे पहले हम डी में रखते हैं. तो आप लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग द values of equation 1 and 2 in equation D. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लो भाई x1 डॉट कितना आएगा. x1 डॉट जो होगा वो हो जाएगा a1 e की पावर i ओमेगा t और d बाई dt of i ओमेगा t. So this will be i time ओमेगा a1 e की पावर i ओमेगा t. अगर हम इसको एक बार फिर से डबल डॉट कर देंगे तो जाएगा i ओमेगा e1 i ओमेगा t और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा i ओमेगा हो जाएगा माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर e की पावर i ओमेगा t. ओके, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा. तो करते हैं इसी बात को, यही हमें रखना है यहाँ पर, यूज करना है. तो देखें कैसे करते हैं. सो आप लिखोगे हैंस इक्वेशन डी बिकम्स, आपके पास m था, x1 का डबल डॉट था, तो आप लिख सकते हो माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर ई पावर i ओमेगा t. ओके, प्लस हमारे पास k1 था और k1 के साथ सिर्फ x1 था, तो a1 e की पावर i ओमेगा t और फिर हमारे पास k डैश था, तो जाएगा a1 e की पावर i ओमेगा t माइनस a2 e की पावर i ओमेगा t इज इक्वल टू 0. एक यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन हमने माना है कि ओमेगा बराबर लिया है. ओमेगा बराबर करने का मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसी जो हमारा सिस्टम है, इसको ज़रा समझ लो एक जगह पर. ये एक तरह से हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा वो जो सिस्टम था, कहाँ गया, ये सिस्टम था. इस सिस्टम में इस मास की जो फ्रिक्वेंसी वो भी ओमेगा है और इस मास की ऑसिलेट की फ्रिक्वेंसी भी ओमेगा है. मास आइडेंटिकल है, तो इस वजह से हम ऐसा अजम्पशन कुछ यहाँ पर ले रहे हैं. तो इसीलिए हमने यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लिया है, दोनों के लिए ओमेगा एक तरह से माना है. ओके, सो माइनस m ओमेगा स्क्वायर a1, इसको हम एक साथ रख दें, e की पावर i ओमेगा t प्लस k1 a1 e की पावर i ओमेगा t माइनस k डैश a1 माइनस a2 e की पावर i ओमेगा t इज इक्वल टू 0. ओके, ये एक तरह से हमने अपने सोल्यूशन को मान लिया. आई थिंक इक्वेशन डी ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्लस लेना चाहिए. सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि i ओमेगा t अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a1 प्लस k1 a1 प्लस k डैश a1 माइनस a2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. और हम ये कह रहे हैं कि ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है तो e की पावर i ओमेगा t 0 नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारे पास बचेगा सो m ओमेगा स्क्वायर a1 k1 a1 k डैश a1 माइनस a2 बराबर 0. खिसकाते हैं ऊपर, मास से पाते हैं छुटकारा
तो मास से छुटकारा पाने का तरीका क्या है, आप माइनस m को रखे रहें तो ये जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 हमने किया K1 बाई m A1 K डैश बाई m A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा बेसिक सा जब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर या बेसिक मैकेनिक्स में किया था, तो मालूम था कि स्प्रिंग कांस्टेंट और ओमेगा का जो रेशियो होता है, और सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास का जो रेशियो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये भी इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने होता हुआ देखा है। तो यहाँ पर K1 तो हमने कुछ और माना है और K डैश को थोड़ा सा डिफरेंट माना है। तो हम मानते हैं, एक अजम्पशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू K बाई m एंड ओमेगा C स्क्वायर इज K डैश बाई m। ठीक है, दो ओमेगा की वैल्यू मानी थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मानो, तो हमने ओमेगा नॉट ओमेगा C मान लिया। तो हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ओमेगा है, जिस ओमेगा से वो ऑसिलेशन कर रहे हैं, K के साथ जो नेचुरल ओमेगा जुड़ा है K बाई m वो ओमेगा नॉट है, और K डैश के साथ जो है वो ओमेगा C है। आप ये मान सकते हो ये K इस स्प्रिंग की नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हैं। तो इस लिहाज से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर A1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर A1 प्लस ओमेगा C स्क्वायर A1 माइनस A2। अच्छा, अब हम इसको A1 A2 की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो A1 A2 की टर्म में लिखना चाहोगे तो पहले इसको हम अच्छी तरह से बांट दें सब में। तो ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा नॉट A1 प्लस ओमेगा C स्क्वायर A1 माइनस ओमेगा C स्क्वायर A2 बराबर 0। A1 की टर्म 1 है, 2 है, 3 है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा C स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख दे सब, तो आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा C स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज़ A1 माइनस ओमेगा C स्क्वायर इज़ A2। ये हो गया 0। ओके, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। जब हमने वो सोल्यूशन जो माना वो उठा के कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर D में। अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर E में रखें तो सिमिलरली बाय इक्वेशन E1 एंड 2, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हम क्या लिख सकते हैं। तो आप देखोगे अगर आप इसको थोड़ा सा करिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। हमको लिखे दे रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हमारी इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा C स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A2 माइनस ओमेगा C स्क्वायर A1 बराबर 0। आई वुड सजेस्ट आप लोग ज़रूर ये करिएगा जिस तरह से हमने, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अभी क्या करना है, x1 x2 की जो वैल्यू आपने निकाली हैं इनको उठा करके आपको इक्वेशन नंबर E में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। हमने इन इक्वेशंस को इक्वेशन D में पुट किया, यहाँ तक कैलकुलेशन किया, तो हम इस इक्वेशन तक आए हैं। आपको वही सारा काम इक्वेशन D के बजाय इक्वेशन E के साथ करना है, तो आप यहाँ आ जाओगे। अब देखो, ये अब 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब ये जो इक्वेशन है ये वो A1 A2 के कोफिशिएंट के टर्म में है। अब इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी जब हम ये जो A1 A2 की डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उन डिटर्मिनेंट के कोफिशिएंट्स, डिटर्मिनेंट किसका बनना है, हमें डिटर्मिनेंट बनाना है A1 A2 के कोफिशिएंट्स का। और अगर उनका कोफिशिएंट, वो डिटर्मिनेंट जो कोफिशिएंट का बना है, अगर वो 0 हो जाए, इसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व हो सकती हैं, या उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशंस
for the presence of solutions of equation 3 and 4 हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. एंड दिस इज कॉल्ड द सेक्युलर इक्वेशन. सेक्युलर इक्वेशन, दिस इज द सेक्युलर इक्वेशन. तो हमारे पास अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें या मास्टर्स में आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहाँ की बात करें तो अंडर ये सेक्युलर इक्वेशन क्या होती हैं, ऐसे ही सवाल पूछते हैं. तो ये आपकी वो सेक्युलर इक्वेशन है. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, और फर्दर सॉल्व करोगे आप तो इसकी ओमेगा की वैल्यूज़ निकलेंगी और उसके बेसिस पर उसके मोड कैलकुलेट होंगे. सो वी विल solve this equation and then we will calculate the mode, कौन कौन से मोड एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के डबल ऑसिलेटिंग डबल मास वाले सिस्टम के लिए हैं, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. बट दैट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन. सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.